नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुछ बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं तो सोचा कि क्यों ना आपसे इनको अवगत करवा दिया जाए। 3 ग्रहों में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। आपने पिछली वाली वीडियो अगर हमारे देखे होंगे तो हमने राहु केतु के ऊपर वीडियो बनाया था। वो सिर्फ राहु केतु के एक्सेस की वजह से क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके ऊपर था। अब वर्तमान के अंदर 3 ग्रहों के अंदर कुछ परिवर्तन है और बैक टू बैक है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाना जायज़ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बृहस्पति हैं गुरुदेव 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। पहले ये वक्री थे, लगभग 11 नवंबर से ये वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब ये होता है कि ग्रह जो है प्रतीत होता है हमें पृथ्वी से अवलोकन करने पे कि वो रिवर्स चल रहा है। रिवर्स कभी ग्रह गति करता नहीं है, लेकिन हमें प्रतीत होता है। तो जैसा हमें प्रतीत होता है वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये वक्री चल रहे थे, वक्री से अभी मार्गी हो गए हैं। जब ग्रह वक्री होता है तो साथ साथ में पीछे वाले घर का भी थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो देने लग जाता है। ठीक है ना। तो 11 मार्च को गुरु महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद में अगर आप देखेंगे तो जो शनि है वो 13 मार्च को यानी कि 2 दिन बाद में ही शनि भी अस्त हो जाएंगे। शनि जब सूर्य से 15 डिग्री के अंतर पे आ जाते हैं तब शनि अस्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वर्तमान में अगर देखें तो सूर्य अभी कुंभ राशि में है, लेकिन 15 मार्च को सूर्य भी गोचर कर जाएंगे मीन राशि के अंदर। 13 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे और 15 मार्च को सूर्य जो है वो प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि के अंदर। अभी राशि जो होती है, हर राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं। लगभग 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर पड़ते हैं और नक्षत्रों के चरण की बात करें तो कुल मिला के 9 चरण होते हैं। यदि वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में चल रहे हैं। दूसरे चरण के अंदर जब ये आएंगे तो ये 20 अप्रैल को दूसरे ही चरण में आएंगे। इसी नक्षत्र में रहेंगे, नक्षत्र का चरण चेंज हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का स्वयं का नक्षत्र। अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। आज हम विशेषतः जो बात करेंगे, हम 3 ही ग्रहों के ऊपर बात करेंगे कि इन 3 ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके लिए ला सकता है और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत लंबा भी नहीं करेंगे वीडियो को, लेकिन इन्हीं 3 ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। तो अमूमन ऐसा स्वाभाविक है कि आपके इन 3 में से किसी न किसी ग्रह की या तो महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो। अगर नहीं भी हो तो जहाँ जहाँ इनका प्रभाव होगा उन ग्रहों से संबंधित आपकी ज़रूर से जो है दशा प्रत्यंतर दशा के अंदर कोई ना कुछ चल ही रहा होगा। तो उसके ऊपर बात करेंगे जीवन के अलग अलग पहलुओं के ऊपर। शनि अस्त हो जाएंगे। शनि को अगर अभी आप देखेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये भी शनि का ही नक्षत्र है। अगर आप देखेंगे तो गुरु अपने खुद के नक्षत्र में है, शनि जो है वो भी स्वयं अपने ही नक्षत्र के अंदर है और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण के अंदर भी चल रहे हैं। तीसरे चरण में आएंगे, चौथे चरण में आएंगे। तीसरे चरण में ये आ जाएंगे 21 मार्च को, जो कि अभी आने वाला है। उसके बाद में लगभग 1 महीने के बाद में 17 अप्रैल को शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है ना। रही बात सूर्य की, तो सूर्य मीन राशि में है। तो मीन राशि के सारे जो नक्षत्रों के चरण हैं, है ना, 9 चरण, यूं कहें कि 2.25 नक्षत्र है, उनको पूरे को क्रॉस करेंगे। सबसे पहले तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर आएंगे। जब मीन राशि में जैसे प्रवेश करेंगे तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण जैसे लगता है वैसे ही राशि परिवर्तित होकर के मीन राशि हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरा, जो कि शनि का है। फिर इसके बाद में अंतिम नक्षत्र जो होता है रेवती नक्षत्र, क्योंकि आप देख रहे होंगे तो ये मीन राशि है और ये अंतिम राशि पड़ती है। तो अंतिम राशि के अंदर अंतिम नक्षत्र भी आएगा, वो रेवती नक्षत्र होगा, जो कि बुध का नक्षत्र होगा। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु की बात कर ले तो गुरु की अगर हम बात करें तो बैठा हुआ तो आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि के अंदर। तीसरे भाव के अंदर गुरु इतने ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते। कारण उसका ये है कि गुरु जो है उनका जो प्रभाव है, उनके जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। बड़े का अर्थ ऐसा है कि ये उच्च पद को प्रदर्शित करते हैं, उच्च ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ के अंदर ये मैनेजमेंट को, टीम लीडरशिप को, नेतृत्व को, मैनेजमेंट को, इन सब को भी गुरु ही रूल करते हैं। ये आध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा भाव जो है वो मेहनत का भाव, पराक्रम का भाव है। अब गुरु जैसा कोई पर्सनैलिटी है, थोड़ी देर के लिए आप समझो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, अगर आप उसको नौकरी के अंदर लगा देंगे, ठीक ना, सेल्समैन की कोई नौकरी लगा देंगे, किसी भी तरह की छोटी नौकरी भी लगा देंगे, तो उसका जो पोटेंशियल है वो यूज नहीं हो पाएगा,
है ना। तो ऐसे ही गुरु जो है तीसरे भाव के अंदर इतने ज़्यादा फल अच्छे से नहीं दे पाते, वो छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व व्यक्ति हो जाता है उस समय पे, और खास करके तब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब गुरु से संबंधित दशा प्रत्यंतर या अंतर चल रहा हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये स्थिति जो होती है ये छोटे भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति के जो घरेलू काम है अगर वो रुके हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से फैमिली को टाइम नहीं दिया, बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटाने हैं, है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं फैमिली वाले आदमी के लिए, तो अगर ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे काम निपटाने हैं, छोटे छोटे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, सरकारी कागज़ बनवाने हैं, है ना, या फिर जो आसपास की रिश्तेदारी है उसमें बहुत सारी काम है, किसी से मिलना जुलना है, वो कंप्लीट करना है, तो ऐसे टाइम के लिए फिर भी ये थोड़ा बहुत ठीक रहता है। तीसरा भाव वैसे कंठ को और कान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यदि आपको अगर थोड़ी सी इन दोनों भागों से संबंधित कोई समस्या थी अभी से पहले 11 मार्च से पहले, तो ये मान के चलिए अभी वो काफ़ी कुछ उसमें सुधार आने की पूरी संभावना दिखाई देती है, ठीक है। मिथुन राशि की बात कर लें, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध की स्वयं की स्थिति इतनी ठीक नहीं है। इतनी ठीक नहीं का मतलब वैसे तो एकादश भाव के अंदर मित्र राशि के अंदर है, किंतु बुध स्वयं अभी इतने बली नहीं है, वो वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, ठीक है ना। तो बुध को लगभग अप्रैल का महीना आ जाएगा, 11 अप्रैल के आसपास बुध जो है वो यहाँ से प्रवेश करके मीन राशि के अंदर जाएंगे, वो वहाँ पे भी नीच के हो जाते हैं। तो इस स्थान के जो स्वामी हैं वो है तो लाभ भाव के अंदर, मित्र के अंदर, तो वो स्थिति काफ़ी कुछ उनके लिए ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बुध के पास में स्वामित्व भी ठीक नहीं है, छठे का भी स्वामित्व है और तीसरे का भी स्वामित्व है, तो बुध की कंडीशन भी डिपेंड करती है कि इस भाव के हाल क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकली हमने गुरु से बात की है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। तो बुध की स्थिति इतनी ठीक नहीं है। गुरु का मार्गी हो जाना आपके छोटे छोटे काम जो रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपके कुछ काम हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आपको ऐसा लगता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले संडे को करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, छुट्टी का टाइम निकाल करेंगे, तो वो समय है अभी उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं दृष्टि की। तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है कहाँ पे? सप्तम भाव के ऊपर। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। एक मिनट, गुरु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि गुरु की, 7वीं दृष्टि, और उसके बाद में गुरु की अगर आप देखेंगे तो 9वीं दृष्टि, ठीक है। गुरु इन 3 दृष्टियों से हमेशा राशियों को देखता है। हालांकि दृष्टियों में भी फिर अलग अलग जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनमें भेद है, लेकिन सामान्यतः हम इसी तरह से लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव है, शुक्र का भाव है। उसके बाद में सप्तम जो समसप्तक जिसमें है वो धनु राशि है, जो स्वयं गुरु की ही राशि है, भाग्य भाव में पड़ती है। और उसके अलावा जो तीसरी राशि है वो शनि की राशि है, कुंभ राशि, ठीक है। कुंभ राशि से जो थोड़े बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पे मंगल, राहु और बुध, इन 3 ग्रहों की युति हो रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई तरह की चीजें हैं, प्रमोशन वगैरह नहीं मिल पा रहा, अटक रहा है, काम थोड़ा सा आगे बन नहीं रहा, बॉस वगैरह से भी ठीक ठाक नहीं बन पा रही है, फ्रेंड से नहीं बन पा रही है, अपने बड़े भाई से नहीं बन पा रही है, कई सारे तनाव रहते हैं। तो यहाँ पे गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो वहाँ पे लाभप्रद रहेगी। अभी दृष्टि तो पहले भी पड़ रही थी, लेकिन पहले वक्री अवस्था के अंदर थी। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें चेष्टा बल तो आता है, वो एफर्ट तो ज्यादा करता है, लेकिन उस पर रिजल्ट बहुत डिले हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये मार्गी हो गए हैं तो रिजल्ट का डिलेनेस खत्म हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में है, पोटेंशियल पूरा है रिजल्ट देने के लिए, लेकिन रीजन ये है कि वक्री थे तो रिजल्ट बहुत डिले आ रहा है। तो जो रिजल्ट जो है वो आपको पूरी तरह से मिलेंगे। व्यापार भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है, सप्तम भाव के ऊपर। तुला राशि पड़ती है, शुक्र की ही राशि है। शुक्र की वर्तमान कंडीशन देखो तो शुक्र यही है 12वें भाव के अंदर मीन राशि में, जो कि इनकी उच्च की राशि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यापार वगैरह के अंदर उन्नति गुरु की तरफ से काफी कुछ अच्छी हो जाती है। साथ ही इस भाव का स्वामित्व जो है वो भी क्या है, उच्च राशि के अंदर बैठे हुए शुक्र के पास में हाल फिलहाल। तो यहाँ से भी व्यापार के अंदर, काम के अंदर समृद्धि ही हमको दिखाई देती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका काम हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का रहता है, जिनका माल जो है अपनी सिटी अपने स्टेट से बाहर जाता है, ठीक। गुरु की अगर 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये है धनु राशि के अंदर 7वीं दृष्टि पड़ती है गुरु की। ये स्वयं की ही इनकी राशि पड़ती है, मूल त्रिकोण की राशि है, और ये भाग्य भाव है। तो भाग्य के अंदर गुरु का सीधा सीधा समसप्तक होना मार्गी होकर के बहुत ज्यादा शुभप्रद आप लोगों के लिए बन रहा है। तो ये मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, दोनों के लिए ही भाग्य के अंदर वृद्धि गुरु की दृष्टि लेकर के आ रही है। यहाँ से धर्म कर्म भी आप लोगों का बढ़ेगा। धर्म कर्म का मतलब समझते ही आप, ठीक है ना। इसके अलावा पिताजी से अगर कोई थोड़ी बहुत अनबन है, या अपने कोई टीचर हैं, सीनियर हैं, गुरु हैं,
जिनको आप पिता तुल्य या गुरु तुल्य मानते हैं, उनका भी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। अगर अवसर आता है तो कोई धर्म कर्म करने से चूकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में गुरु की लाभ भाव की दृष्टि पड़ती है। जो यहाँ पे जो पीड़ा आ रही है राहु से, मंगल से और बुध के खराब होने से, उस पीड़ा को थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पे जो है वो गुरु दे रहे हैं। एक तरीके से ये पेन किलर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 11वें भाव के अंदर जो समस्या है, उस समस्या को गुरु की जो शुभ दृष्टि है, अमृत दृष्टि है, वो उस पीड़ा को थोड़ा सा कम कर रही है। एक तरीके से जैसे बताया मैंने, पेन किलर की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये तो है गुरु का प्रभाव। अब बात करते हैं शनि के ऊपर। शनि अमूमन उसी राशि में, राशि परिवर्तन किया नहीं है, राशि सिर्फ सूर्य ने परिवर्तन की है, ठीक है ना। लेकिन शनि अस्त हो गए। अब यहाँ पे अगर आप पत्रिका को देखेंगे तो सूर्य पंचम भाव के मालिक हैं, गुरु नवम भाव के मालिक हैं, ठीक है ना। शनि स्वयं जो है वो दशमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं। तो शनि भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए, सूर्य और गुरु के साथ साथ में। अभी जिस राशि के अंदर ये दोनों कंजक्शन बना रहे हैं वो गुरु की ही राशि है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है ये पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होने वाला है। अगर आप शनि की बात करें तो शनि ऑलमोस्ट जैसे चल रहे हैं उसी राशि के अंदर है और काफ़ी टाइम से हैं, मीन राशि के अंदर। 27 मार्च 2025 से शनि जो है मीन राशि के अंदर है। लेकिन शनि को अगर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया, ये भी खुद के ही नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ये भी क्या है, जो है एक पड़ाव को बताता है, जीवन के अंतिम पड़ाव से जस्ट पहले की स्थिति को ये दिखाता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि 26वें नंबर का ही नक्षत्र आता है, ठीक है ना। यहाँ से व्यक्ति को बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। इस नक्षत्र के अंदर व्यक्ति को जीवन की वास्तविकताएं समझाने के लिए ये नक्षत्र बताया। इसकी जो रूलिंग जो चीज है वो यही है, जीवन की वास्तविकताओं को इसे अवगत कराता है। अगर इसका सिंबल हम देखेंगे तो जो चारपाई होती है, जो मृत्युशैया होती है, उसके जो 2 भाग होते हैं उसकी तरह से इसका सिंबल बनाया जाता है। बहरहाल अब शनि की अगर हम बात करेंगे तो शनि 12वें भाव के अंदर, मीन राशि के अंदर। ठंडा ये ग्रह है शनि, जल तत्व की ये राशि है, तो तत्वतः तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये जिस राशियों के अंदर दोनों ग्रह हैं, ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो द्विस्वभाव राशि के अंदर है। राशियां होती हैं जैसे मेष राशि है ये चर राशि है, वृषभ राशि स्थिर राशि है, और फिर जो मिथुन राशि है ये द्विस्वभाव राशि, यानी कि ये वेरिएबल भी तरीके से काम करता है और स्टैटिक तरीके से भी काम करता है। इसका स्थिर स्वभाव भी है और इसका मूवेबल स्वभाव भी है। और इसी तरह से बाकी राशियों का क्रम आगे बढ़ता है। चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, फिर चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। तो इस तरह से देखोगे तो ये राशि भी द्विस्वभाव की आती है। दोनों ही राशियां द्विस्वभाव की राशियां हैं, यानी कि डायलेमा, कंफ्यूजन थोड़ा सा आदमी के अंदर बना रहता है। 12वें भाव के अंदर शनि बैठे हैं, शनि कारक बनते हैं, तो शनि का अस्त हो जाना। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर शनि की पोजीशन स्ट्रांग है, वो अच्छे भावों के मालिक तो हैं ही साथ में, इसमें मेष लग्न या मेष राशि के लिए, साथ ही के अंदर अगर उनकी पोजीशन भी ठीक है, जैसे वो सप्तम भाव के अंदर अगर बैठे हो तुला राशि के अंदर तो उच्च अवस्था के अंदर आ जाएंगे। दशम में ही बैठे हो, एकादश में बैठे हो, त्रिकोण के अंदर कहीं बैठे हो, धनु राशि के अंदर हो, तो स्थिति क्या है, शनि को और ज्यादा पावरफुल बना देती है। या फिर लग्न के अंदर, तो यहाँ पे शनि तो खैर नीच के हो जाते हैं, तो शनि की पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। शनि 12वें भाव के अंदर है, यदि आपको काम से संबंधित चीजों पे तकलीफ अभी आ रही है, काम का इन द सेंस ऐसा है कि या तो काम आपको मिल नहीं रहा है, काम अगर मिल भी रहा है तो वो टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक, किसी प्रोजेक्ट आपने ले लिया, वो प्रोजेक्ट पेंडिंग ही चले जा रहा है, या फिर अगर आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं उसके अंदर खर्चा ही खर्चा हुए जा रहा है, पैसा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, जितना आता है वो वापस उसी काम के अंदर, उसी व्यापार, उसी धंधे के अंदर लग जाता है। तो ये मान के चलिए आने वाले जो 40 दिन है वो थोड़े से राहत के लिए हैं। शनि अगर अस्त हो गए हैं तो इसका मतलब इनके जो प्रभाव हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर अच्छी आपकी पत्रिका के अंदर शनि है तो सुप्रभाव जो है वो अच्छे जो है वो थोड़े कम होंगे, अगर कुप्रभावित हैं तो फिर जो है शनि के कुप्रभाव थोड़े से कम हो जाएगा। निर्भर करता है कि आपकी मेन पत्रिका में शनि की पोजीशन कैसी है। यहाँ से अगर देखेंगे तो 12वें भाव की जो शनि है वो नॉर्मली व्यक्ति को भ्रमण बहुत करवाते हैं, खर्चा बहुत करवाते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसे लोग जिनका ट्रैवल वगैरह का थोड़ा सा काम ही ऐसा है, टूरिस्ट एजेंसी का, ट्रैवल एजेंसी का, तो उनको के लिए फिर भी ठीक है। लेकिन अनावश्यक अगर आदमी का व्यय हो जा रहा है, हाथ मतलब रुक ही नहीं रहा है, पैसा हाथ में आता ही नहीं है और बस निकले जा रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि खर्चे पूरे करने के लिए कहीं से अरेंज करना पड़ता है, तो ये 40 दिन का जो समय है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए राहत का समय है, ठीक है ना। अब शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि
द्वितीय भाव पे पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि आप लोगों के 6ठे भाव पे पड़ती है और 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 ये आपके नवम भाव के ऊपर पड़ती है। अब आप देखेंगे तो जो ये धनु राशि है, ये धनु राशि गुरु के भी प्रभाव में है और ये शनि के प्रभाव में भी है, ठीक है ना। शनि कर्मेश और लाभेश होकर के धन भाव को भी देखते हैं, आपके कर्म का जो क्षेत्र है उसका जो वातावरण है उसको भी देखते हैं, साथ साथ में आप लोगों के धन भाव को भी देखते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो ये अर्थ त्रिकोण को शनि जो है पूरी तरह से आपके रूल करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मंगल भी यहाँ पे बैठे हैं कुंभ राशि के अंदर, मंगल भी 4थी दृष्टि से यहाँ पे द्वितीय भाव को देखते हैं। तो इसका क्या प्रभाव है, शनि की यहाँ पे दृष्टि पहले भी थी, अभी कोई नई बात तो है नहीं। तो शनि की अभी यहाँ पे दृष्टि धन, व्यापार, कुटुंब, ठीक है ना, इन तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा आदमी को जो है राहत देने वाला है। वही बात है, अगर आपकी मेन पत्रिका में शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से आप पीड़ित हैं, तो ये पीड़ा शनि के अस्त होने से कम हो जाएगी। लेकिन अगर शनि जो है आप लोगों के लिए वेल स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है तो वो जो लाभ दे रहे हैं वो लाभ थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से धन संपत्ति, मान, समृद्धि, प्रसिद्धि, इसके अंदर थोड़ी सी हमको शनि की आपकी पत्रिका की पोजीशन के अनुसार ही फल घटाने चाहिए। साथ ही के अंदर शनि, क्योंकि इस कन्या राशि को भी देखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के अलावा जो कार्य का जो क्षेत्र होता है, जो इन्वायरमेंट होता है ना, वर्क इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको भी रूल करता है। तो शनि की यहाँ पे दृष्टि आपके कार्य के वातावरण को भी काफ़ी सहज बना रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे सीधी सीधी 7वीं दृष्टि आती है। सूर्य के पास में वैसे हैं दृष्टियाँ, सभी ग्रहों के पास में अलग अलग दृष्टियाँ हैं, लेकिन हम काम में सिर्फ जो है कुछ ही ग्रहों की सारी दृष्टियाँ लेते हैं, बाकी की 7वीं दृष्टि ही ले पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फिर आप किसी तरह से कैसे फलित करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और सामान्यतः आदमी को फिर ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए क्या है, जितना सरल हो उतना ही ज़्यादा ठीक है। शनि के यहाँ पे जो 6ठे भाव की दृष्टि पड़ रही है, शनि वैसे 6ठे भाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कारक बन जाते हैं और ये अच्छे ही माने जाते हैं, ठीक है ना। तो 6ठे भाव के अंदर शनि की जो दृष्टि है वो थोड़ा शत्रुहंता बनाती है, ठीक। सूर्य की भी साथ साथ में दृष्टि, सूर्य भी जो है 6ठे भाव के अंदर शत्रुहंता बनते हैं। तो यहाँ से जो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आप लोग झेल रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी कुछ आप लोगों को रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही के अंदर भाग्य की अगर मैं बात करूं, क्योंकि गुरु की राशि, गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है, शनि का यहाँ पे प्रभाव थोड़ा सा पिता से हमको थोड़ा डिटैच करता है। पिता से संबंध शनि की दृष्टि की वजह से खराब बताता है, गुरु की दृष्टि की वजह से अच्छा बना रहा है। अब कंफ्यूज हो जाता है कि साहब हम किसको ले किसको, तो हमें उसी हिसाब से यही बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी पत्रिका के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, और बहुत और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, नवमांश में क्या है, दशमांश में क्या है, इन सब चीज़ों को घटाने के बाद ही हम स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई आइडिया लगा पाते हैं, ठीक है ना। बहरहाल शनि की यहाँ पे जो दृष्टि है भाग्य भाव के अंदर, वो थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पे कर रही है। लेकिन क्योंकि ये शनि जो है अब अस्त हो गए हैं, इसलिए इनका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो गया है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। शनि की अगर डिपोजिटर की बात करें, है ना, शनि जिसकी राशि में है वो स्वयं जो है 3रे भाव के अंदर है। तो 3रे भाव के अंदर मैंने शुरू में बताया, इतने अच्छे गुरु जो है प्रसन्न नहीं रह पाते। तो लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियों के बल के हिसाब से हम देखें तो शनि के प्रभाव से भी आपको भाग्य में वृद्धि ही आ रही है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी अगर है शनि की आपकी पत्रिका में तो थोड़ी कम हो जाएगी, गुरु की दृष्टि से वो बढ़ रही है। तो ऐसे करके अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, भाग्य में वृद्धि ही हमको मिलने वाली है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि पंचमेश सूर्य ही बनते हैं। ऐसे समय के अंदर कुछ नई लर्निंग अगर आपको लेनी है और उसके लिए अगर आपको दूर जाना है, दूर जाना इन द सेंस ये है कि अगर आप अपने घर से भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऐसी संस्था के अंदर जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले, तो वो समय इसके लिए बढ़िया है। जो विद्यार्थी, जो छात्रगण हैं, जो दूसरे देशों के अंदर या अपने स्टेट से बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो अभी बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसके बाद में आमतौर के ऊपर जो 11-12 के अंदर जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह एग्जाम्स की, तो वो अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। तो उन लोगों के लिए समय अच्छा है। और जो प्रयास कर चुके हैं, किसी दूसरे देश के अंदर पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन व्यर्थ की यात्राएं करने से बचिएगा।
पढ़ाई लिखाई संबंधित, ज्ञान अर्जन से संबंधित, बुद्धि में प्रवीणता प्रखरता लाने के लिए यदि आपको यात्रा करना ही पड़ रही है तो वो बेशक कीजिए, लेकिन अनावश्यक अगर यात्राएं करेंगे तो वो आपके लिए हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, सूर्य और जो शनि है इनकी अंशात्मक युति भी होगी। अंशात्मक युति कहने का मतलब ये है कि एक समय आता है जब कोई ग्रह जो है बिल्कुल डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज हो जाता है, तो अमूमन 25 तारीख का वो समय आता है, 25 मार्च का। 25 मार्च को सूर्य और शनि जो बिल्कुल डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज होंगे, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में होंगे। यदि हम आप उसको देखेंगे रात के अंदर तो शनि आपको दिखाई नहीं देगा, दिन में तो वैसे भी सूर्य के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, यानी कि डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। हम यहाँ से अगर एस्पेक्ट लगाएंगे, देखेंगे सूर्य की तरफ, तो शनि होंगे उसी के दौरान, लेकिन दिन में हम देख नहीं पाते सूरज की तरफ, है ना। फिल्म वगैरह का अगर इस्तेमाल करना हो तो जरूर से दिखाई दे सकते हैं, बाकी सामान्य रूप से दिखाई नहीं देंगे। ये सूर्य शनि की जो अंशात्मक युति है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है, क्योंकि सूर्य शनि दोनों आपस के अंदर जो है इतने ज़्यादा जो है ये कहेंगे बेनिफिट नहीं दे पाते एक दूसरे को, एक दूसरे के शत्रु ही माने जाते हैं ये दोनों। कारण ये है कि इनके दोनों के जो तत्व हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। पिता पुत्र तो हम उस तरह से कह देते हैं ताकि आम जो लोग हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी सूर्य खुद अग्नि तत्व का है, शनि जो है बहुत ज़्यादा ठंडा ग्रह है ना, जल तत्व की इसको मान सकते हैं। ये वैसे नपुंसक ग्रह माना जाता है, तो इनके जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। सूर्य जो है बिल्कुल एनर्जी में रहते हैं, टाइम के वेरी पंक्चुअल है, हम देखते हैं बिल्कुल टाइम पे ही उदय होता है, टाइम पे सब कुछ अस्त होता है। शनि का कार्य थोड़ा डिलेनेस का है, धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट वाला मामला है, इसलिए इन दोनों के मिलन जो है ठीक नहीं माना जाता। अब इस राशि की अगर बात करोगे तो जल तत्व की राशि है, सूर्य का खुद का तत्व अग्नि तत्व का है, ठीक है ना। तो अग्नि तत्व वाला ग्रह जल तत्व के अंदर जाकर के कैसा महसूस करेगा? अच्छा महसूस तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसको या तो वायु तत्व की राशि चाहिए या खुद की अग्नि तत्व की राशि चाहिए। जल तत्व के अंदर आकर के सूर्य इतना जो है अच्छा रिजल्ट अपने तत्व तक बिल्कुल नहीं दे पाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप देखेंगे तो मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से सूर्य जो है शनि की राशि में प्रवेश चल रहा था। अब ये 2 महीने के बाद के अंदर सूर्य शनि की राशियों को छोड़ देंगे, लेकिन शनि की राशि को छोड़ेंगे तो शनि से जा मिलेंगे, है ना। तो ये लगभग 14 अप्रैल के बाद के अंदर शनि यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अपनी मूल जो उनकी उच्च की राशि है उस उच्च राशि के अंदर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष आप लोगों की लग्न भी बनता है, राशि भी बनता है, तो यहाँ पे सूर्य आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त, मैं यूँ कहूँगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फायदा देंगे। 14 अप्रैल के बाद में 22 अप्रैल तक शनि यहाँ पे रहेंगे अस्त, है ना। देन उसके बाद के अंदर शनि भी उदय अवस्था के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब सूर्य का प्रभाव जो है आप लोगों के लिए पंचम से संबंधित है, द्वादश से संबंधित है, 12वें भाव से संबंधित है। इसके अलावा सूर्य का कोई विशेष प्रभाव हमको दिखाई नहीं देता। अब सूर्य के नक्षत्र की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ये आ चुके हैं, वैसे तो 5 मार्च को ही, लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण जो है वो तो कुंभ राशि के अंदर पड़ते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण जो है वो मीन राशि में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपके पास में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, फिर आपके पास में रेवती नक्षत्र आएगा। तो अगर नक्षत्र के हिसाब से भी बात करेंगे तो जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, रेवती बुध का नक्षत्र है, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये अंशात्मक जब युति होगी तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ही होगी। ऐसी स्थिति के अंदर कई तरह की समस्याएं देखी जाती हैं, ना सिर्फ व्यक्ति के जीवन में बल्कि पूरी दुनिया समाज के अंदर भी परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं। अब ये 12 महीने हमारे पूरे एक साल में होते हैं, तो एक ना एक समय जरूर ऐसा आता है जब सूर्य जो है शनि को क्रॉस करके जाते हैं। जब ये ऐसी स्थिति में आते हैं कहीं ना कहीं या तो आगजनी की घटनाएं होती हैं। अब ये जल तत्व के अंदर है तो समुद्र सी रूट्स के जो एरिया होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई विस्फोट, कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप व्यापारी हैं, माल वगैरह आपका अगर सी रूट से जाता है तो इस समय के अंदर स्पेशली 25 मार्च में अंशात्मक युति बताई, तो 2-3 दिन इधर 2-3 दिन इधर, ठीक है ना। 7 दिन का समय ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपका जो सामान है वो नहीं जाए। इसमें 100% अश्योरिटी नहीं है कि आपका माल भेजा और वही उसमें गड़बड़ हो गई, लेकिन हाँ इतनी अश्योरिटी ज़रूर है कि किसी न किसी जहाज़ वगैरह के अंदर कोई ना कोई समस्या ज़रूर आ सकती है, क्योंकि उसके बाद में मंगल भी यहाँ पर प्रवेश करेंगे। मंगल भी मीन राशि में आएंगे अप्रैल के महीने में, 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आ जाएंगे। फिर ये भी अंशात्मक युति बनाएंगे, है ना, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो वो एक कंडीशन ऐसी जरूर बनती है जहाँ पर पे थोड़ी समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से निवेदन है तो ऐसे समय के अंदर
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 25 मार्च का मैंने आपको समय बताया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1-2 दिन मार्जिन लेके चल लीजिएगा, 1-2 दिन इधर का 1-2 दिन उधर का, जहाँ जहाँ पे आप निवास करते हैं अपने शहर अपने राज्य के अंदर, या जहाँ से भी आप देख रहे हैं भारत के बाहर से भी, तो वहाँ पे जो अक्षांश और देशांतर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा और कोई इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यही है, सूर्य और शनि की एक तो दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि आप लोगों के 9वें भाव पे पड़ रही है। तो ये सिर्फ तीसरा भाव और 12वां भाव भी नहीं, साथ साथ के अंदर छठा और 9वां भाव भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है आप लोगों का। ठीक है ना, तो इसी से संबंधित आप लोगों को फल भी मिलेंगे। ठीक, अब देखिए होता क्या है, सामान्यतः आदमी को ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपली समझ में नहीं आती, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका प्रोफेशन नहीं है। तो अगर कोई परेशानी है, अगर आपको कोई प्रश्न है आपका जिसका आप ज्योतिष से समाधान जानना चाहते हैं, तो जो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो वीडियो ठीक लगा है तो लाइक वगैरह भी आपने कर दिया होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को हाइप जितना हो सके उतना ज़्यादा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।